गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास में सामाजिक विज्ञान में हमारे अतीत उसका जो लेसन फर्स्ट है वो करेंगे। हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। लेक्चर नंबर है वो हमारा 25 रहेगा। पिछले लेक्चर में भी हमने इस लेसन को डिस्कस किया है। आज हम करेंगे क्षेत्र और साम्राज्य कि हजारों वर्षों के दौरान जो परिवर्तन हुए हैं उनमें जो क्षेत्र और जो साम्राज्य हैं उनका अध्ययन करेंगे। जैसे कि चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। चोल वंश, तुगलक वंश, मुगल वंश ये तो हमने सुनाई है। ये बड़े बड़े राज्य हैं, इनके अंतर्गत सारे क्षेत्र हैं आ जाते हैं। कई सौ क्षेत्र हैं वो आते हैं। दिल्ली के सुल्तान ग्यासुद्दीन बलबन का जो समय रहा है 1266 से 1287 तक, तो दिल्ली के सुल्तान ग्यासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। जो दिल्ली का सुल्तान है ग्यासुद्दीन बलबन, उसको एक संस्कृत प्रशस्ति में, प्रशस्ति होती है प्रशंसा, जिसमें किसी राजा की प्रशंसा की गई हो, जिसमें किसी राजा की प्रशंसा के बारे में लिखा गया हो तो उसको हम प्रशस्ति कहते हैं। तो संस्कृत भाषा में एक प्रशंसा लिखी गई है जिसमें दिल्ली के सुल्तान ग्यासुद्दीन बलबन है, उसकी प्रशंसा में लिखा गया है कि उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। जो ग्यासुद्दीन बलबन है उसको एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है उस प्रशस्ति में। जो पूर्व में बंगाल, ग्यासुद्दीन बलबन का जो वो है साम्राज्य है पूर्व में बंगाल, जिसको गोड़ भी कहते थे, बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गज्जन तक फैला हुआ था, जिसमें संपूर्ण दक्षिणी भारत यानी द्रविड़ भी आ जाता था। यानी जो उसका जो साम्राज्य है ग्यासुद्दीन बलबन का कहाँ से कहाँ तक फैला था, बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक, और जो जिसमें आदि तक फैला हुआ था। जो सारा दक्षिणी भारत है वो भी इसमें आता था। गोड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। पलायन होता है भाग जाना। कि जो गोड़ यानी कि बंगाल की सेना के आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात, इन क्षेत्रों के जो शासक हैं उसकी सेना के आगे भाग जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। यानी कि ये सब बातें उसकी प्रशस्ति में लिखी गई हैं, उसकी प्रशंसा के बारे में लिखी गई हैं। जो इतिहासकार हैं जो इस तरह के दावे हैं, विजय अभियान के ये दावे हैं कि भी उसकी सेना के आगे सब पलायन कर जाते थे, भाग जाते थे। इतिहासकार इन बातों को अतिशयोक्तिपूर्ण क्या होता है कि अगर किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है तो उसको हम अतिशयोक्तिपूर्ण कहते हैं। तो इतिहासकार ये कहते हैं कि जो ये विजय की बातें हैं जो ग्यासुद्दीन बलबन के बारे में लिखी गई हैं वो अतिशयोक्तिपूर्ण है, इनकी बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। यानी कि जो 700 की जो सन 700 तक जो कई क्षेत्र थे उनके भौगोलिक आयाम, भौगोलिक यानी कि जो भौगोलिक क्षेत्र हैं वो तय हो चुके थे। उनकी अपनी भाषा और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं वो स्पष्ट हो गई थी। भौगोलिक क्षेत्रों के साथ उन क्षेत्रों की भाषा भी स्पष्ट हो गई थी, उनकी जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं वो भी स्पष्ट हो गई थी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। जो जितने भी जो क्षेत्र थे जिनके भौगोलिक आयाम तय हो गए थे, भाषा तय हो गई थी, सांस्कृतिक विशेषताएं तय हो गई थी, और वे शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। यानी कि जो शासक राजवंश है उनसे भी जुड़ गए थे कि उनके ऊपर किस राजवंश का शासन है। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। यानी कि जो ये राज्य थे बड़े बड़े, जो मुगल वंश, तुगलक वंश, चोल वंश इनके अंतर्गत आते थे, इनमें आपस में टकराहटें यानी कि आपस में जो युद्ध हैं वो होते रहते थे। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। यानी कि कभी कभी जो ये वंश है वो लगातार विजय प्राप्त करते थे और एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। जो विशाल साम्राज्य खड़ा कर लेते थे उनमें कौन कौन से हैं? चोल,
खलजी, तुगलक और मुगल राजवंश, ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। यानी कि समान रूप से यानी कि हमेशा ही ये नहीं है कि हमेशा ही ये विजयी होते थे, कई बार इनकी हार भी होती थी और कई बार विजय भी होती थी इनकी। तो ये स्थिर नहीं थे या सफल है वो नहीं हो पाते थे। कई बार विशाल साम्राज्य खड़ा कर लेते थे, कई बार है वो परास्त हो जाते थे, युद्ध में हार जाते थे। तो कोई स्थिरता नहीं थी इनकी जो सफलता थी उसमें। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। 18वीं सदी में मुगल वंश, जिसमें बाबर है, अकबर है, हुमायूं, ये सभी आते हैं। तो मुगल वंश पतन के ढलान पर था। मुगल वंश का जो पतन होना शुरू हो गया था। पतन क्या होता है? इनकी नष्ट होना, उसका जो ह्रास होना उसके वंश का। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। 18वीं सदी में जब मुगल वंश का ढलान, इनकी पतन होना शुरू हो गया था, तो क्षेत्रीय राज्य, आसपास के जो राज्य थे वो फिर से उभरने लगे। लेकिन वर्षों से जो स्रव क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उसे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। वर्षों से जो स्रव क्षेत्रीय साम्राज्य किसे कहते हैं? कि वह साम्राज्य जिसका कई क्षेत्रों पर अधिकार हो, एक से अधिक क्षेत्रों पर जिसका अधिकार हो, तो उसको स्रव क्षेत्रीय साम्राज्य कहेंगे। तो कई वर्षों से जो स्रव क्षेत्रीय साम्राज्य है उनका शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की जो प्रकृति है वो बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन है वो भी चलता रहता था। उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। यानी कि जो कई क्षेत्र थे, स्रव क्षेत्रीय साम्राज्य चल रहा था, कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता था, और कुछ बातें उन छोटे बड़े राज्यों में ऐसी थी जो उनको विरासत में मिली थी। यानी कि पहले से ही थी, वहाँ उनको विरासत में मिली है वो। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न थी और कुछ समान थी। जो परंपराएं उनको विरासत में मिली थी वो उन कई राज्यों में एक दूसरे से भिन्न भी थी और समान भी थी। कई राज्य से ऐसे थे जिनमें वो परंपराएं समान थी, कई परंपराएं ऐसी थी जो राज्यों में अलग अलग भिन्न भिन्न थी। सन 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। यानी कि 700 से 1750 के जो 1000 वर्ष हैं जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं, उनके बीच में इन क्षेत्रों की जो प्रकृति है, इनकी जो ये क्षेत्र थे, चोल वंश, खलजी, तुगलक, मुगल, जो इन राजवंशों के अंतर्गत आते थे, वो अलग अलग नहीं पनपे थे, कटकर इनके वो अलग अलग नहीं हुए थे, बल्कि वो इन्हीं में शामिल थे, एक दूसरे से प्रभावित थे। एक दूसरे में जो विरासत है वो कुछ में कुछ समानता थी और कुछ भिन्नता थी। इनकी इन 1000 वर्षों के दौरान वो कटकर अलग नहीं हुए थे, अलग है वो नहीं पनपे थे। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये आज हमने क्या किया कि 700 से 1750 के जो इन 1000 वर्षों में जो क्षेत्र और साम्राज्य है वो कैसे रहे हैं, कौन कौन से राजवंश आए हैं, चोल वंश, खिजली वंश, खलजी वंश, तुगलक वंश, मुगल वंश, ये आए हैं। समय के साथ साथ इनका पतन भी हुआ है। किसी ने विशाल साम्राज्य खड़ा किया है, किसी ने अधिक सफलता हासिल की है, ये सब। इसी के साथ ही आपका जो होमवर्क है वो क्या रहेगा, जो आपको फेयर नोटबुक में राइट एंड लर्न करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रशस्ति का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है प्रशस्ति का? प्रशस्ति का अर्थ है प्रशंसा। इनके किसी राजा के बारे में, अगर उसकी राजा के बारे में जो वर्णन करते हैं, अगर उसमें प्रशंसापूर्ण वर्णन किया गया है कि वो एक महान योद्धा था, उसने इतने विजयी अभियान हैं वो किए, तो ये उसकी राजा की प्रशंसा की जाती है, तो उसको प्रशस्ति कहते हैं। नेक्स्ट है, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? क्या था? गौड़। नेक्स्ट है, 18वीं सदी में कौन सा वंश पतन के ढलान पर था? मुगल वंश। फिर है, स्रव क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? स्रव क्षेत्रीय साम्राज्य कि वे साम्राज्य जिनके नियंत्रण में अनेक सारे क्षेत्र आते हैं, कि वो साम्राज्य जिसके अंडर में कई क्षेत्र हैं, जिसके नियंत्रण में बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो उसे क्या कहेंगे? स्रव क्षेत्रीय साम्राज्य कहेंगे। जैसे कि चोल, खिलजी, मुगल आदि। चोल साम्राज्य, खिलजी साम्राज्य, मुगल साम्राज्य आदि, इसको खिलजी या खलजी भी कहते हैं। तो जो ये राजवंश थे, इसके अंतर्गत कई स्रव क्षेत्रीय साम्राज्य आते थे, तो इनको स्रव क्षेत्रीय साम्राज्य कहते थे। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट एंड लर्न करने हैं।